एक गुफा जहां हर सांस आखिरी बन सकती है। टीम ने सोचा ये सिर्फ एडवेंचर है, पानी के अंदर का राज ढूंढना है, लेकिन तूफान ने सब बदल दिया। ऑक्सीजन खत्म, रास्ते बंद, जिंदगी दांव पर। सैंक्टम फिल्म की शुरुआत में हम जो जॉर्ज और उसकी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को देखते हैं, जो सभी हेलीकॉप्टर में सवार होकर गुफा के पास आते हैं। दरअसल यह गुफा काफी रहस्यमयी है और पिछले 34 दिनों में इस गुफा में काम चल रहा है, जहां एक्सपर्ट्स इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि इस गुफा में पानी आता तो है, लेकिन किस रास्ते से अंदर चला जाता है, जो किसी को अभी तक नहीं मालूम। और साथ ही इस प्रोजेक्ट पर सारा पैसा जॉर्ज लगा रहा है, ताकि इस बात की खोज करके वो अपना नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा सके। अब हम उस गुफा के अंदर कुछ डाइवर्स को देखते हैं, जिनके कैप्टन जॉर्ज के पिता फ्रैंक हैं। वही फ्रैंक अपनी पार्टनर सेडी के साथ समुद्र की गहराइयों में जाने की तैयारी कर रहा होता है, जहां सेडी काफी थकी होती है, पर फिर भी वो डाइविंग के लिए मान जाती है। इधर जॉर्ज भी हेलीकॉप्टर से गुफा के पास आ जाता है, जहां सभी अपने सारे इक्विपमेंट ले जा रहे होते हैं। जो देख जॉर्ज एक आदमी से सामान ले जाने का कारण पूछता है, जिस पर वो कहता है कि फ्रैंक ने कहा है कि किसी भी समय तूफान आ सकता है, इसलिए हम सामान ले जा रहे हैं। जॉर्ज कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह काम बंद होने नहीं दूंगा। वहीं जेसन नाम का आदमी, जो सारे डाइवर्स को कैमरा से देखकर उन्हें गाइड करता है, वो फ्रैंक को कंप्यूटर पर गुफा का नक्शा दिखाता है, जिस पर फ्रैंक कहता है कि हम गुफा के आखिरी छोर तक जाएंगे और वहां कोई रास्ता जरूर होगा। जिसके बाद जॉर्ज गुफा के ऊपर से फ्रैंक को वीडियो कॉल करके कहता है कि तुम काम बंद नहीं कर सकते, मैं खुद नीचे आ रहा हूं। जिसके बाद कॉल पर जॉश आता है और फ्रैंक उसे काफी चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा सिलेंडर रखने को कहा था, तुमने वो क्यों नहीं रखा? तुम कभी भी मेरी बात नहीं मानते। जो सुनकर जॉर्ज गुस्से में कॉल काट कर देता है। अब जॉर्ज और बाकी गुफा के नीचे जाने की तैयारी करने लग जाते हैं, जहां पहले विक्टोरिया जाती है, उसके बाद जॉश और आखिर में जॉर्ज, जो पैर की मदद से उनसे पहले ही नीचे पहुंच जाता है। वहीं फ्रैंक और सेडी डाइविंग की अच्छी तैयारी करके पानी की गहराइयों में चले जाते हैं और अंदर की जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। और थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें काफी पतला रास्ता दिखाई देता है और उसे पार करने के लिए उन्हें अपने एक्स्ट्रा सिलेंडर बाहर ही छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद वो छोटे से रास्ते से होते हुए अंदर जाते हैं और काफी मशक्कत के बाद वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसे आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा था। जो नजारा देखकर जेसन के साथ बाकी भी एकदम दंग रह जाते हैं। पर जैसे ही फ्रैंक और सेडी वापस आ रहे होते हैं, कि तभी दुर्भाग्य से सेडी का ऑक्सीजन पाइप खुल जाता है और पानी उसके सूंघ के अंदर आने लगता है, जिससे वो एकदम घबरा जाती है। अब फ्रैंक उसे बंद करने की बहुत कोशिश करता है, पर पाइप लग नहीं पाता, जिस पर सेडी उसे एक्स्ट्रा सिलेंडर के पास चलने के लिए कहती है, पर वो भी काफी दूर था। इसलिए फ्रैंक अपना ऑक्सीजन मास्क कुछ समय सेडी पर तो कुछ समय खुद पर लगाने लगता है, लेकिन इससे भी सेडी को कोई फायदा नहीं होता और फिर वो बेचारी अपना दम तोड़ देती है। जो देखकर सभी एकदम दुखी हो जाते हैं और जॉर्ज सेडी की मौत का सारा आरोप अपने पिता पर ही लगने लगता है, कि उनका ही प्लान था ऐसी खतरनाक जगह पर डाइविंग करने का। उनके काम के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। दरअसल फ्रैंक अपने काम की वजह से जॉश और उसकी मां को उतना समय नहीं दे पाते, इसलिए जॉश हमेशा उनसे गुस्सा रहता है। वहीं जेसन उसे समझाता है कि जो फ्रैंक ने उसे बचाने के लिए किया, उतना करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। और तब भी वो फ्रैंक सेडी के शव को लेकर आता है, इसलिए सभी उसे संभालने लगते हैं। कुछ समय बाद तूफान उस गुफा तक आ जाता है, इसलिए फ्रैंक तुरंत जॉर्ज से कहता है कि ऊपर जाकर सभी से कह दो कि तैयार हैं, हम वापस आ रहे हैं। इसलिए जॉर्ज फ्रैंक के दो लोगों के साथ ऊपर जाने के लिए निकलता है और जैसे ही वो थोड़े आगे आते हैं, बारिश का पानी गुफा के अंदर आने लगता है। जॉर्ज बेचारा ऊपर के लोगों से संपर्क करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तूफान के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पाता, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। और अब जैसे ही सभी वहां से रस्सी की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, कि तभी बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से पानी अंदर आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर जॉश लूक से कहता है कि मैं अपने पिता को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। इसलिए वो भी जॉश के साथ बाकियों को इस बारे में बताने जाता है। वही जहां फ्रैंक होता है, वहां भी काफी ज्यादा पानी आने लगता है, इसलिए वो भी सभी के साथ वहां से निकलने की तैयारी करने लगता है। और जहां से वो जा सकते थे, वहां रस्सी ही नहीं होती और तब भी वो जॉश लूक के साथ है। फ्रैंक पहले तो उसे फिर से आने पर चिल्लाता है और फिर उसे उसके पास रखी रस्सी को एक पत्थर पर बांध देने को कहता है। इसलिए वो दोनों रस्सी को एक बड़े पत्थर से बांध देते हैं, जिसके बाद वो सबसे पहले विक्टोरिया को रस्सी की मदद से ऊपर भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस पत्थर से उन्होंने रस्सी बांधी होती है, वो खिसकने लगता है।
लोग अब उस पत्थर को रोकते हैं और जॉश विक्टोरिया को ऊपर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही नीचे फ्रैंक और बाकियों के पास गिर जाते हैं। वहीं लूक उस पत्थर का बोझ संभाल नहीं पाता और जैसे ही उसे छोड़कर नीचे कूदने की कोशिश करता है, वो पत्थर रास्ते में ही अटक जाता है, जिससे लोग दूसरे पत्थरों से टकराकर पानी में गिरता है। इसलिए जॉश और बाकी तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पानी में बहते हुए आगे चला जाता है, जो देखकर सभी दुखी हो जाते हैं। और फ्रैंक और बाकी फिर से उसी जगह आते हैं जहां वो काम कर रहे थे। फ्रैंक सभी को जरूरत का सामान लेने को कहता है और विक्टोरिया के लिए सेडी का सूट निकालकर उसे पहनने को कहता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। जिस पर फ्रैंक कहता है कि हमें डाइविंग करना होगा क्योंकि पानी काफी तेजी से भर रहा है और बिना सूट के तुम्हारा खून जम भी सकता है, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनती। और तभी जोश को वहां बैठे हुए लोग दिखाई देते हैं, जो कि जीवित तो होते हैं, पर उनकी सारी हड्डियां टूट गई होती हैं। इसलिए फ्रैंक सभी को वहां से जाने के लिए कहता है और उसकी तकलीफ को कम करने के लिए मजबूरन उसे डुबोकर मार देता है, जिससे सभी एकदम दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद फ्रैंक और बाकी उसी छोटी जगह के पास जाने लगते हैं जहां सेडी मरी थी, इस उम्मीद में कि वहां से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। इसलिए सभी छोटे रास्ते के पास आ जाते हैं, जिसमें बारी बारी सभी अंदर जाते हैं, लेकिन आखिर में विक्टोरिया बचती है। और जब वो उस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसका सिलेंडर उस छोटे रास्ते में फंस जाता है, जिससे वो घबरा जाती है। इधर विक्टोरिया के न आने पर सभी परेशान हो जाते हैं, इसलिए फ्रैंक उसे देखने जाता है और तभी सामने से विक्टोरिया आ जाती है, जिसे देखकर सभी की जान में जान आती है। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें एक सूखी जगह दिखाई देती है, इसीलिए सभी कुछ देर वहां आराम करने का तय करते हैं। लेकिन बिना सूट के विक्टोरिया को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। इस पर फिर सभी उसे गर्मी देने की कोशिश करते हैं। वहीं जेसन के दिल पर काफी गहरी चोट लगी होती है, लेकिन वो किसी को इसके बारे में नहीं बताता। फिर कुछ समय बाद जॉश फ्रैंक से कहता है कि हमें रेस्क्यू टीम का इंतजार करना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि यहाँ कोई भी नहीं आएगा, भलाई इसी में है कि हम आगे बढ़ें। इसलिए मजबूरन वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब जेसन की हालत ज्यादा बिगड़ने लगती है, जिस पर जॉश उसके पास है और जेसन उसे बाकियों के पास जाने को कहता है और तब तक वो आराम करेगा। इसलिए जॉश वहां से फ्रैंक के पास आ जाता है, जो उससे जेसन के बारे में पूछता है। जिस पर जॉश कहता है कि वो पीछे कुछ देर आराम करने के लिए रुका है और फ्रैंक समझाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और हम उसके लिए ना रुक जाएं, इसलिए उसने हमें नहीं बताया। जिस पर फिर सभी तुरंत जेसन को ढूंढने जाते हैं, लेकिन तब तक उसने अपने आप को एक गुफा में छिपा लिया होता है, जहां वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। और अब उसके न मिलने पर सभी निराश होकर वापस लौट जाते हैं। अब जोश और बाकी फिर से अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन अब वो ऐसी जगह आ जाते हैं जहां नीचे बहुत ज्यादा पानी होता है और वहां से आगे जाने का रास्ता पानी के दूसरी तरफ होता है। इसलिए जो पहले रस्सी लेकर दूसरी तरफ जाता है और वो वहां जाकर रस्सी को बांध देता है, जिसकी बारी बारी सभी दूसरी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जब विक्टोरिया रस्सी की मदद से आ रही होती है, तभी उसे देखने की वो ठीक है या नहीं। जॉर्ज उस पर टॉर्च मारता है, जिससे विक्टोरिया का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका बाल रस्सी में लगे हुक में फंस जाता है। वो अब सभी को मदद के लिए चीखने लगती है, पर जब तक जो उसे बचा पाता, विक्टोरिया उतने समय तक दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसीलिए अंत में वो चाकू से अपने बाल काटने का सोचती है, जिस पर फ्रैंक उसे मना भी करता है कि इससे वो सीधे पानी में गिर सकती है, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनती। और जैसे ही वो अपने बाल काटती है, वो सीधे पानी में जाकर डूब जाती है। अब यह देखकर सभी एकदम टूट जाते हैं, पर फिर भी मजबूरन तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, जहां अब आगे जाने का रास्ता नहीं होता। जिस पर फ्रैंक कहता है कि हमारे पास एक ही सिलेंडर है, इसलिए पहले मैं जाकर रास्ता ढूंढता हूं, फिर जॉश जाऊंगा और उसके बाद जॉश को। लेकिन यह चीज जॉश को पसंद नहीं आती और जब उन दोनों का ध्यान नहीं होता, तो वो आखिरी सिलेंडर लेकर पानी के अंदर चला जाता है। फ्रैंक अब उसका पीछा भी करता है, पर वो काफी आगे निकल जाता है। इसलिए वो जॉश के पास आ जाता है, जहां वो दोनों बहुत परेशान होते हैं कि वो अब यहाँ से कैसे निकलेंगे। वो दोनों उस रास्ते से आगे जाने लगते हैं, लेकिन वो काफी तंग जगह होती है। पर जैसे जैसे वो दोनों उसे पार करके आगे आ जाते हैं, जहां का नजारा काफी खूबसूरत होता है, पर फिर भी वो वहां से बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता काफी ऊपर था, जहां उन्हें पहले विश्व युद्ध का टैंक भी दिखाई देता है, जो गलती से इसमें गिर गया होगा। अब वहां से आगे जाने का रास्ता न होने पर वो दोनों दूसरे रास्ते से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और फिर थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें समुद्र का गंदा पानी दिखाई देता है। और तभी उन्हें जॉश भी दिखता है, जो उन्हें देखकर कहता है कि तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मुझे बचाने आ गए। लेकिन फ्रैंक फिर उसकी इक्विपमेंट चेक करता है,
जहां सिलेंडर में थोड़ी ही ऑक्सीजन बाकी होती है, इसलिए वो जोर से कहता है कि चलो यहां से। इसलिए वो फ्रैंक के साथ वहां से चला जाता है, जो देखकर जॉश एकदम गुस्सा हो जाता है। जॉश जो पानी के नीचे जाकर वापस आता है और फ्रैंक को बताता है कि थोड़ी दूर एक रास्ता है, जिस रास्ते से गुफा का पानी समुद्र में मिलता है। जो सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। फ्रैंक अब कहता है कि हम बारी बारी ऑक्सीजन का प्रयोग करके वहां तक चले जाएंगे, और तभी वो जॉश पर हमला कर देता है, जिससे नोकदार पत्थर फ्रैंक की पीठ के अंदर घुस जाता है, जो तुरंत वो जॉश पर हमला करने लगता है और उसे काफी मारता है। जिसके बाद वो फ्रैंक के पास आता है, जहां फ्रैंक उससे कहता है कि पत्थर ने मेरे फेफड़ों को फाड़ दिया है, जिससे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, इसलिए अब तुम्हें अकेले ही यहां से जाना होगा। और तब तक जॉश फिर से उन पर हमला करने आता है, जो अब उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर यह नहीं होते तो हम अब तक जीवित नहीं होते। जिस पर फिर गुस्से में जॉश पानी के अंदर बिना सिलेंडर के चला जाता है। फ्रैंक अब जॉश को हिम्मत रखने को कहता है, ताकि वो आसानी से यहां से निकल जाए, और साथ ही वो ये भी सलाह देता है कि अगर तुम मुझे एक अच्छा पिता मानते हो तो मुझे मारकर मेरी तकलीफ कम कर। पर ऐसा करने की जॉश जॉश की हिम्मत नहीं होती, लेकिन फ्रैंक के काफी समझाने पर वो दिल पर पत्थर रखकर उनके शरीर से उनकी जान निकाल लेता है, जो काफी भावुक कर देने वाला सीन होता है। और फ्रैंक के दम तोड़ते ही जॉश वहां फूट फूट कर रोने लगता है। अब कुछ देर बाद अपने पिता की बातों से प्रेरित होकर जॉश कैसे तो हिम्मत करके आखिरी सिलेंडर के साथ पानी में आगे बढ़ने लगता है। जहां थोड़ी दूर आते ही उसे जॉश दिखाई देता है, जो कि अब मर चुका था। जॉश फिर से अपना सफर शुरू करता है, लेकिन थोड़ी दूर आते ही ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और रास्ता अब भी दूर था, जिससे अब उसकी हिम्मत टूट जाती है। इसलिए अब वो पानी में डूबने लगता है, और तभी उसे अपने पिता द्वारा कही बातें याद आने लगती हैं, जिससे उसे थोड़ी हिम्मत आती है। और तब भी उसे समुद्र में पड़ रही सूरज की रोशनी दिखाई देती है। इसलिए वो कैसे तो अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर तुरंत समुद्र के किनारे आ जाता है, जहां बीच पर आए कुछ लोग उसे बचा लेते हैं। और इस मिक्स्ड फीलिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।